हेलो दोस्तों, कॉम्प्लेक्स नंबर के आज के इस दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मेनी मोर टॉपिक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। वैसे इसके 2 या 3 मेथड है, लेकिन आप कंपटीशन पर्पज से इसके शॉर्ट ट्रिक को याद रखिए। तो चलिए याद करते हैं। सबसे पहले लेट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, मीन्स वेयर b पॉजिटिव पार्ट है। मतलब अगर यहाँ पर कंडीशन होती है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मान लीजिए ये होता, दोनों का डिफरेंट प्रोसेस जाता है। इफ b इज पॉजिटिव है ना, b क्या हो, इज पॉजिटिव हो, ऐसे केसेस में स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। ये देखिए, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो सबसे पहले याद रखिए वो पॉजिटिव नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि अंडर रूट 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, प्लस माइनस 2 हो जाता है, तो प्लस माइनस हो जाएगा। उसके बाद आप याद रखिए अंडर रूट 1/2 एंड मॉडुलस ऑफ दिस, मॉडुलस का याद नहीं रखना है तो आप याद रखिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस ए का हाफ हो जाएगा एंड प्लस आई अंडर रूट 1/2, यहाँ पर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस ए, ये रूट से बाहर है, याद रखिएगा, ठीक है ना। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप अगर ये बी टर्म, मतलब आपके इमेजिनरी पार्ट अगर पॉजिटिव है तो इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1/2 एंड मॉड ऑफ जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड, इसका हाफ कर दीजिएगा एंड प्लस आई अंडर रूट 1/2 एंड मॉड ऑफ जेड एंड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड। यही फार्मूला होता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो उसके मॉडुलस को रियल पार्ट के साथ जोड़ दीजिएगा और उसके मॉडुलस को रियल पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इन दोनों का हाफ कर दीजिएगा और प्लस आयोटा लग जाएगा। इन केस अगर ये इमेजिनरी पार्ट अगर नेगेटिव होता है, इफ बी इज नेगेटिव मतलब माइनस हो, तो ऐसे केसेस में उस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कुछ भी चेंजिंग नहीं होता। ये देखिए प्लस माइनस हो जाएगा, ये पूरा ब्रैकेट में कर दीजिएगा बिकॉज ये ओवरऑल यूज हो रहा है, तो स्क्वायर रूट आप ओवरऑल यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे केसेस में क्या होता है 1/2 अंडर रूट में, ठीक है, अंडर रूट में 1/2 और ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस ए, सेम टू सेम होगा, बस यहाँ माइनस आप यूज कर लीजिएगा और प्रोसेस वही होगा जो आप लिख चुके हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस ए, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर वेदर इसके पार्ट के डिपेंड किस पर कर रहा, ये इमेजिनरी पार्ट पर डिपेंड करता है। अगर इमेजिनरी पार्ट आपका पॉजिटिव है तो आप इसको याद रखिएगा, मतलब एक बार उसका मॉडुलस निकालना और रियल पार्ट के साथ जोड़ देना है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। सिमिलरली इस मॉडुलस और उसके रियल पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इन केस रियल पार्ट मीन्स बी वाला पार्ट आपका नेगेटिव हो तो इस समय आप स्क्वायर रूट निकालने के लिए इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जरा इस पर एक क्वेश्चन कर देखते हैं कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लेकर चलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, रब किया जाए इसको। ये तो आपका फार्मूला था, सिंपली आप यूज़ कर लेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में नेक्स्ट में हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जो कि इस तरह के फार्मूले को हम यूज कर शॉर्ट फॉर्म में कर लेंगे। वैसे लॉन्ग मेथड भी है, लेकिन लॉन्ग मेथड यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं एक एग्जांपल। आप एक एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है 7 - 24i या -7 - 24i, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ याद रखिएगा इमेजिनरी पार्ट आपका नेगेटिव है, ठीक है ना। तो अभी मैंने आपको बताया था क्या, अंडर रूट ए माइनस आई बी, अगर इस फॉर्म में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है तो उसका स्क्वायर रूट हो जाए कितना 1/2 इन ब्रैकेट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस रियल पार्ट माइनस आयोटा। ये क्यों माइनस कर रहे हैं, बिकॉज इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव होता है और ये आ जाएगा 1/2 और ये 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस ए हो जाएगा। और यहाँ याद रखिएगा
ये क्या होगा, प्लस माइनस हो जाएंगे, यहाँ पर क्या होगा, यह प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बेसिस पर हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो 7 माइनस 24i विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पर आप लिखे अंडर रूट 1/2 इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 7 स्क्वायर एंड माइनस 24 का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा। आप चाहे तो विथ साइन आप स्क्वायर कर लीजिए, लेकिन केसेस तो पॉजिटिव का ही बनेगा। एंड प्लस रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज 7 है, सो यहाँ पर हम 7 को ऐड कर देंगे और इसका हाफ निकालेंगे, माइनस आई अंडर रूट 1/2 एंड यहाँ पर लिखा जाएगा अंडर रूट 7 स्क्वायर एंड माइनस 24 स्क्वायर, दैट मीन्स प्लस हो जाएगा 24 स्क्वायर और प्लस माइनस है, माइनस कितना होगा, रियल यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज़ इक्वल टू 7 है और पूरे का हम हाफ फाइंड करेंगे। तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पर आ जाएंगे 1/2, 749 होता है और प्लस 24 576 आई थिंक है ना, तो ये आ जाएगा 9 6 15 7 4 11 112 आई थिंक 625 विच इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएंगे टोटल वैल्यू, ये आ जाएगा 25 एंड प्लस 7 माइनस आई अंडर रूट 1/2 ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 625, दैट मीन्स आई थिंक 25 आएंगे और ये माइनस 7 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको 32 और ये आ जाएगा 1/2, यहाँ से आपको मिल जाएगा 18 मिल जाएगा है ना, तो ये आ गया 16 और ये आ गया 99 स्क्वायर रूट ऑफ 16 विच इज़ इक्वल टू 4 हो जाएगा एंड माइनस आई स्क्वायर रूट ऑफ 9 विच इज़ इक्वल टू 3, 4 माइनस 3 इंटू आई इंटू 3, दैट मीन्स हम इसको लिखें तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 24i विच इज़ इक्वल टू आ जाएंगे प्लस माइनस 4 माइनस 3i, प्लस माइनस 4 माइनस 3i ये आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, 4 माइनस 3i आ जाएंगे। वेरी सिंपल है। इस फार्मूले के बेसिस पर आप स्क्वायर रूट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइंड कर सकते हैं, वेदर कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, इसके बेसिस पर जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं, अगले क्वेश्चंस न लेकर अगले टॉपिक को लेकर चलते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। पोलर फॉर्म कैसे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइंड करेंगे। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इजी है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा पोलर फॉर्म में, क्योंकि पोलर फॉर्म पर क्वेश्चन भी आए हुए हैं। एक बार हम आज टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, तो कल से प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं टीजीटी के उनको हम सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास होंगे पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। पोलर फॉर्म को जनरली जो है इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी बोला करते हैं, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म से पहले हम उस पोलर फॉर्म को फाइंड करने से पहले, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म फाइंड करने से पहले एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट फाइंड किया करते हैं। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में लिखना, किसमें, r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में लिखना, दैट इज कॉल्ड पोलर फॉर्म बोला जाता है। क्या बोलते हैं, पोलर फॉर्म बोला करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखते रहिए। तो r इज इक्वल टू क्या होगा, r क्या होता है, r होता है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ r क्या है, मॉडुलस ऑफ z, दैट मीन्स अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो इसका मॉडुलस क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाता है आपका मॉडुलस होता है, जो कि r बोला जाता है। और दूसरा हमारे पास जो थीटा होते हैं इसको बोला करते हैं आर्गुमेंट। क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z, मीन्स उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट, या इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड बोला करते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड आपसे पूछा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आर्गुमेंट पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड की बात करते हैं।
तो चलिए इसको समझाने के लिए मैं थोड़ी सी प्रोसेस को याद रखिएगा। क्या याद करना है आपको? इस आर्गुमेंट को फाइंड करने के लिए हमें एक टेबल को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये जो आर्गुमेंट है वो डिपेंड करेगा अल्फा पर। सबसे पहले हमारे पास मॉडुलस, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकाल लेंगे। मॉडुलस निकालने के बाद हम निकालेंगे अल्फा। अल्फा क्या होता है? अल्फा होगा tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये देखिए पहले लाइन। पहले तो आप r निकाल लेंगे, उसके बाद आप अल्फा निकालेंगे। थीटा तो मैंने आपको बताया कि आर्गुमेंट एम्पलीट्यूड होते हैं उस कॉम्प्लेक्स नंबर का। आपको निकालना है अल्फा। अल्फा क्या होगा? उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, जो कि 10 के फॉर्म में निकलेगा, 10 के फॉर्म में निकलेगा, विच इज इक्वल टू y अपॉन x हो जाएगा, जो कि अल्फा होगा। अभी थीटा पर नहीं निकालें, आप क्या निकालेंगे? अल्फा निकालेंगे। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी और रियल से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए जी निकल गया। और ये जो निकलेगा वो मॉडुलस में आप कर दीजिए, मतलब हमें यहाँ पर जो वैल्यू लेनी है वो पॉजिटिव लेकर चलनी है, तो ये याद रखिएगा, ये टोटली पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद अल्फा के लिए कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, सिंपली तो बहुत सारे तरीके हैं, सिंपली याद रखिए कि अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर जिस क्वाड्रेंट में आएगा उसके अकॉर्डिंग आप थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मैं पहले यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि किस तरह से थीटा और अल्फा एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट बोलेंगे, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलेंगे और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलेंगे। ठीक है, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स ये कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों पॉजिटिव है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों पॉजिटिव है, ऐसे केसेस में जो अल्फा होगा वो थीटा के बराबर होगा। मतलब वहाँ से अगर आपने जो अल्फा निकालेंगे वही डायरेक्टली आप थीटा लिख देंगे उसको। दूसरी कंडीशन, दूसरा क्या होगा? अगर रियल पार्ट माइनस में हो, इमेजिनरी पार्ट प्लस में हो, तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि आपको पता ओरिजिन से इधर चलने पर x की वैल्यू माइनस y की वैल्यू प्लस होती है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट अगर है, ऐसे केसेस में थीटा की जो वैल्यू होगी वो पाई में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। थीटा डिपेंड करेगा अल्फा पर, लेकिन वो पाई माइनस अल्फा के इक्वल होगा अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट माइनस हो, इमेजिनरी पार्ट प्लस हो। मतलब पहला माइनस दूसरा प्लस, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, जैसे -2 + 3i है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। अगर ये बात करें तो जैसे मान लीजिए 1 + i लिख दिया, इसमें दोनों पॉजिटिव है, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट माना जाएगा। तीसरे पार्ट पर आते हैं। अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों आपके नेगेटिव साइन के साथ है, ऐसे केसेस में थीटा की जो वैल्यू होती है वह अल्फा माइनस पाई हो जाती है, अल्फा माइनस पाई हुआ करती है। अल्फा माइनस पाई मतलब मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर -2 - 3i है, तो हम बोलेंगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग है, इसलिए हम थीटा की वैल्यू अल्फा में से पाई को माइनस करेंगे, उसके इक्विवेलेंट होगा। और फोर्थ वाले में क्या होगा? इसमें हो जाता है x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, मतलब ये रियल है और ये इमेजिनरी बोला जाता है, इमेजिनरी एक्सिस, क्योंकि y एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिकली, मतलब इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं कि इसको इमेजिन किया जाता है। तो चलिए, अगर x में ये पॉजिटिव हो, मतलब रियल पार्ट पॉजिटिव हो और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव हो, दैट मीन्स मान कर चलिए कि यह आपका हो गया 2 - 3i, इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो याद रखिए वो फोर्थ क्वाड्रेंट का होगा, जिसमें थीटा की वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्टली माइनस अल्फा लिख सकते हैं, या हम इसको 2 पाई माइनस अल्फा के इक्विवेलेंट भी मानते हैं। तो ये दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट कर। यहाँ से थीटा की वैल्यू आप निकालने के लिए ये जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि इसके बिना आप आगे जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब पोलर फॉर्म के बिना न तो आप यूलरियन, न तो डी मॉस थ्योरम, या आगे जितने भी टॉपिक आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो पोलर फॉर्म फाइंड करने के लिए, मतलब पोलर फॉर्म में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कन्वर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड की भी जानकारी होनी चाहिए, कैसे निकाला जाए। तो वह डिपेंड करेगा अल्फा पर, और अल्फा हमारे पास कैसे होंगे, मतलब थीटा अल्फा पर किस तरह से डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पर है। अब इसके अलावा 2 पॉइंट और आ जाती है। क्या पॉइंट आ जाती भाई? ये तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि ये इस तरह से अगर होंगे तो आप अल्फा और थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इन केस मान लीजिए वो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास, चलिए मैं एक एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ, तब समझ में आएगा आपको। सबसे पहले ये नोट कर लीजिएगा आप,
एक एग्जांपल लेते हैं पहले इस बेसिस पर फॉर्मूले, उसके बाद मैं बताता हूं कि जब ओनली रियल पार्ट या ओनली इमेजिनरी पार्ट दिया जाएगा तो कैसे आप उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, पोलर फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले तो एक एग्जांपल ले लीजिए जो कि हमें इन क्वाड्रेंट को देखकर बताने पर हो। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। कोई भी एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। मान कर चलिए हमने ले लिए 1 - i। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 1 - i है। अब बोला गया कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म बदलना है, तो पोलर फॉर्म बदलने के लिए हम इसको इक्वल लिखेंगे r विच इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब यहाँ पर r और थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो r कैसे फाइंड करेंगे, r इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया जाएगा। इसका मतलब इसका मॉडुलस निकाल लीजिए। मॉडुलस किसका निकालेंगे भाई, मॉडुलस निकालेंगे 1 - i का, और जो कि होगा कितना, रियल पार्ट का स्क्वायर हो जाएगा और -1 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस ये आ जाएगा √2। तो r की वैल्यू तो आ गई √2 आ गई। ठीक है जी, अब आप क्या निकालेंगे, अब आप निकालेंगे अल्फा। अल्फा जो निकलेगा वो टेन इनवर्स क्या होगा, आप यहाँ पर मॉडुलस कर दीजिए, मतलब हमें पॉजिटिव लेकर चलनी है वैल्यू, टेन इनवर्स y अपॉन x, मतलब रियल इमेजिनरी अपॉन रियल करते हैं, तो टेन इनवर्स y की वैल्यू जो होगी, y कितना भाई, यहाँ पर y इमेजिनरी पार्ट जो है माइनस में है और रियल पार्ट प्लस में है, लेकिन जो वैल्यू आएगी वो ओनली पॉजिटिव आना चाहिए। सो कैंसिल करेंगे तो -1 आएगा, लेकिन हम लेंगे उसको प्लस में। और आपको पता है कि 1 जो है ट्रिग्नोमेट्री में अगर बात करें तो 10π/4 की वैल्यू 1 हुआ करती है, ऐसे देख कर बताया जाए तो अल्फा की वैल्यू π/4 हो गई। इतना तो क्लियर है, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू π/4 हो गया, ठीक है। लेकिन हमें तो चाहिए थीटा की वैल्यू, तो थीटा निकालने के लिए अब आप आ जाइए इस क्वाड्रेंट को देखिए, इस क्वाड्रेंट को देखिए। क्वाड्रेंट में सिंपली देख लिया करिए कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर में x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब x पॉजिटिव हो और y नेगेटिव हो, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। जब फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो डायरेक्टली आप लिखिएगा थीटा इज इक्वल टू -अल्फा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, -अल्फा, या थीटा इज इक्वल टू 2π - अल्फा। तो आप -अल्फा को याद रखिए, -अल्फा इसका मतलब हो गया हमारा थीटा की जो वैल्यू π/4 आई है, अल्फा की वैल्यू π/4 है, वह अगर थीटा में कन्वर्ट किया है तो -π/4 हो जाएगा। अब ये वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए किसके इक्वल, 1 - i इज इक्वल टू r की वैल्यू हो गई √2, यहाँ आ जाएगा cos -π/4 और प्लस i sin -π/4। देखिए कितनी सिंपल तरीके से आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में बदल दिया, सिंपल है। एक और क्वेश्चन लेना चाहें तो एक और क्वेश्चन कर लीजिए, नोट हो गया। चलिए क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, आप एक बार इसको देख लीजिए। सिंपल फॉर्मूले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म बदलना, क्योंकि पोलर फॉर्म पढ़ लेंगे तो पोलर फॉर्म पर क्वेश्चन भी बना हुआ है और डिफरेंट फॉर्म में आते भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलें, क्वेश्चन नेक्स्ट लेकर चलते हैं। इसको मैं रब कर देता हूँ, ये चार्ट ऐसे रहने देते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर और ले लीजिए जिससे कि थोड़ा अभी जो डाउट हो बचा हो वह कंप्लीट हो जाए। उसके बाद इसमें जो थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है मैं उसको वही डिस्कस कर लूँगा। मान लीजिए नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर और ले लेते हैं। z इज इक्वल टू, सपोज कीजिए हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, मतलब प्रॉब्लम आती है उसमें कन्वर्ट करने में, इसलिए कुछ भी आप ले लीजिए। चलिए मान कर चलें कोई एक एग्जांपल ले लें। सपोज कीजिए हमने ले लिए 1 - i, हमने 1 + i 1 - i तो ले लिए। थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल लेकर चलते हैं। डिफरेंट एग्जांपल में क्या लें, -3√2। चलिए -3√2 प्लस 3√2i। सपोज कीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है, ठीक है ना। हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म बदलना है, तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले इसके इक्वल हमें इसको इस फॉर्म में बदलना है, किसके, r cos थीटा प्लस i sin थीटा के फॉर्म में। r क्या भाई, r मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कितना हो जाएगा मॉडुलस, मॉडुलस निकाल लीजिए, रियल पार्ट का स्क्वायर दैट मीन्स 3√2 का होल स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर दैट मीन्स 3√2 का होल स्क्वायर, एंड विच इज इक्वल टू 9 × 2 दैट मीन्स 18 आ जाएगा, और यहाँ भी 18 आ जाएंगे, तो 18 × 18 36, ये आपको 6 मिल जाएंगे।
ठीक है ना, यही ना आएगा, 36 आएगा। चलिए आपने मॉडुलस निकाले, दैट मीन्स आर की वैल्यू निकाल लिए। अब दूसरा आएगा अल्फा। अल्फा क्या होगा भाई, टेन इनवर्स हमने ले लिए रियल अपान इमेजिनरी अपान रियल पार्ट। तो चलिए कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स y की वैल्यू कितनी है, मीन्स इमेजिनरी पार्ट आपका है 3√2 और रियल पार्ट है -3√2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, टेन इनवर्स, ये देखिए -1 बचेगा, मॉड में -1, दैट मीन्स इसकी वैल्यू हम +1 में कैलकुलेट करेंगे। और +1 में कैलकुलेट करने का मतलब टेन इनवर्स 1 कितनी डिग्री की वैल्यू होती है, 1 होती है π/4 की वैल्यू। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिस्कस करेंगे तो इस तरह से कैलकुलेशन कोई बात करेंगे। तो यहाँ से मिल गया अल्फा इज इक्वल टू π/4। लेकिन काम यहीं पर ख़त्म नहीं होता, बिकॉज हमें एम्पलीट्यूड या आर्गूमेंट, दैट मीन्स आर्गूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना, दैट मीन्स थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो थीटा निकालने के लिए थीटा इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर, सिंस दिस कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस है, प्लस है। अगर माइनस पहला रियल पार्ट इज नेगेटिव एंड इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा की जो वैल्यू होती है वो पाई माइनस अल्फा के बराबर हो जाएगी। और पाई अल्फा कितना भाई, अल्फा आपने फाइंड किए π/4, पाई माइनस π/4 विच इज इक्वल टू 3π/4 हो जाएगा ना, 3π/4 हो जाएगा। अब जब ये 3π/4 हो गया तो ये सारी वैल्यू थीटा और आप आर की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। दैट मीन्स हमें पूछा गया था इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या, पोलर फॉर्म, -3√2 + 3√2i विच इज इक्वल टू आर। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। यहाँ आ जाएगा cos 3π/4 एंड प्लस i sin 3π/4। ये देखिए पोलर फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म आपने फाइंड कर लिए उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कि आपके पास गिवन था। ठीक है, ये तो हो गया कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर जिस क्वाड्रेंट में आएगा उसके अकॉर्डिंग आप थीटा फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए वो क्वाड्रेंट में ना आए, वो एक्सिस पर ही रुक जाए, मतलब रियल पार्ट हो इमेजिनरी नहीं हो, इमेजिनरी पार्ट हो रियल पार्ट नहीं हो उसका, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का, तब उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे पोलर फॉर्म में, तब उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। मान लीजिए उसका आर्गूमेंट पूछा या एम्पलीट्यूड पूछा या मॉडुलस पूछा तो कैसे निकालेंगे, जरा देखिए क्वेश्चंस की बात करते हैं। इसमें भी थोड़ा सा आप याद रखिएगा, मैं उसको 4 टाइप से क्वेश्चंस लेकर डिस्कस कर लेते हैं। ये चार्ट आपको नोट कर लिए होंगे तो मैं आगे चलता हूँ थोड़ा। अब ये तो हो गया क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग पोलर फॉर्म में कन्वर्सन। ठीक है, नेक्स्ट लेकर एग्जांपल चलते हैं। इन केस मान लीजिए वो कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में हो, जैसे अब एग्जांपल वाइज सॉल्व करेंगे। मान लीजिए z इज इक्वल टू मैंने लिख दिया 2i लिख दिया, पहले आप रियल को ले लीजिए। मान लीजिए z इज इक्वल टू मैंने 2 लिख दिया, क्या लिख दिया 2। अब तो बोलेंगे सर ये तो 2 ओनली है तो इसमें रियल पार्ट है, इसको पोलर फॉर्म में कैसे बदलें। तो जरा देखिएगा इसका एम्पलीट्यूड और मैग्नीट्यूड का, एम्पलीट्यूड और मॉडुलस कैसे निकलेंगे। तो ये 2 लिखा है, आप इसको मान लीजिए 2 + i × 0 कर देते हैं और ये हो जाएगा r cos थीटा प्लस i sin थीटा। r कितना होगा, r आ जाएगा यही ना होगा 2 का स्क्वायर एंड 0 का स्क्वायर, दैट मीन्स 2 आ जाएगा। थीटा कितना होगा, अल्फा निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए अल्फा अगर निकालते हैं इसका tan इनवर्स y/x, दैट मीन्स यहाँ मिल जाएगा tan इनवर्स y/x का मतलब हो गया 0/2, दैट मीन्स यहाँ मिल जाएगा tan इनवर्स 0। और tan इनवर्स 0 में 0 जो वैल्यू होती है वह tan 0 की होती है, तो 0 डिग्री मिल गया, अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री मिल गया। ठीक है, और ये दोनों देखिए रियल और इमेजिनरी, सपोज कर लेते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर अगर लाई कर रियल पार्ट दिया इमेजिनरी पार्ट नहीं दिया, तो ऐसे केसेस में इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट मान लीजिएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने बताया थीटा अल्फा के बराबर होगा, इसलिए थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी। और ये दोनों वैल्यू अगर इसमें कन्वर्ट करते हैं, मैं भी याद करवाऊंगा, इसको याद नोट कर लीजिए पहले। यहाँ पर r की वैल्यू 2 रख दीजिए, 2 एंड cos 0 प्लस i sin 0, ये देखिए पोलर फॉर्म हो गया। ठीक है, ये मैंने बता दिया कि अगर आपके पास रियल पार्ट पॉजिटिव में दिया है तो थीटा 0 होगा, हमेशा याद रखिएगा। इफ रियल पार्ट इज पॉजिटिव
इफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर में x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 दिया हो, विच इज ग्रेटर देन 0, ऐसे केसेस में थीटा ऑलवेज 0 डिग्री कंसिडर करेंगे। दूसरा पार्ट ले लीजिए नंबर 2, मान लीजिए यही होता -2 होता, तब क्या करते? तब क्या आता, जरा देखिए इसको, -2 आता तो इसको लिखते -2 × i × 0, ऐसे ही पूरा का पूरा नोट करते। ध्यान से देखिएगा, r की वैल्यू कितनी आएगी, r की वैल्यू 2 ही आएगी, बिकॉज -2 का स्क्वायर करेंगे तो वो +2 में आ जाए, r की वैल्यू तो 2 ही आएगा दोनों केसेस में, ठीक है ना। चलिए अल्फा क्या होगा, अल्फा आप लिखेंगे tan इनवर्स y/x, y कितना भाई 0 है, अपॉन -2, लेकिन यहाँ मॉडुलस यूज़ करेंगे तो अब भी ये कितना आ जाएगा, ये तो कहेंगे सर 0 आ रहा है, और 0 डिग्री की वैल्यू हो तो 0 ही डिग्री आएगी। ऐसे केसेस में हम मान लेते हैं कि अगर ये x की वैल्यू माइनस हो, रियल पार्ट अगर नेगेटिव होता है तो हम उसको सेकेंड क्वाड्रेंट मान लेते हैं। देखिए x अगर पॉजिटिव होगा तो इधर होगा, और x नेगेटिव होगा तो इधर होगा, इस क्वाड्रेंट को मानकर चलते हैं। तो ऐसे केसेस में जो थीटा होता है वो पाई माइनस अल्फा हो जाता है, दैट मीन्स पाई माइनस 0, अल्फा के जो थीटा होगा वो पाई के बराबर होगा। थीटा क्या होगा, पाई के बराबर होगा, और जब पाई के बराबर हो जाएगा तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म -2 कितना लिख देंगे, r की वैल्यू 2 आ जाएगी, और ये आ जाएगी cos पाई प्लस i sin पाई, ये आ जाएगा जी। इसको बहुत ध्यान से नोट कर लीजिएगा। क्या नोट करेंगे, मैं लिखवा देता हूँ फिर से। एक z इज इक्वल टू ओनली रियल पार्ट दिया हो जो कि ग्रेटर देन 0 होगा, तो थीटा याद रखिए 0 होगा, मतलब आर्गुमेंट उस कॉम्प्लेक्स नंबर का 0 होगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए, याद रखिएगा, एग्जाम्पल देखा जाए z इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 5, z इज इक्वल टू 6, ऐसे कुछ भी लिखा हो, याद रखिए इन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट जो होगा वह 0 डिग्री ही होगा। सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगा। और दूसरा केस लेकर चलते हैं, ये नंबर 1। नंबर 2 केसेस में बात की, इफ z इज इक्वल टू माइनस रियल पार्ट आप दिया हो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का, मतलब ये लेस देन 0 में होगा। ऐसे केसेस में थीटा की वैल्यू ऑलवेज पाई मानिएगा। मतलब अगर एग्जाम्पल की बात करें -2 लिखा हो या -5 लिखा हो, -1/2 लिखा गया, कुछ भी लिख दिया हो कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो याद रखिएगा इन सभी कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट हमेशा पाई ही होगा। क्या होगा, हमेशा पाई होगा। अगर रियल पार्ट पॉजिटिव है तो आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड 0 होता है। मान ली देख लीजिए इसमें रियल पार्ट दिया होगा, इमेजिनरी पार्ट नहीं हो, तो रियल पार्ट को देखकर बताएंगे कि अगर ये पॉजिटिव है तो एम्पलीट्यूड आप 0, और अगर ये नेगेटिव है तो एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट हमेशा पाई होगा। ठीक है, याद रहेगा। बाकी r की वैल्यू तो आप निकाल ही लेंगे। अब दूसरा अपोजिट लेकर चलते हैं, जब हमारे पास रियल पार्ट 0 हो, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव या नेगेटिव हो, तो क्या करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी क्वेश्चन इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि नहीं लिखना क्या है मुझे यहाँ पर, तो ये थोड़ा सा आपके लिए अच्छा रहेगा समझाने में। और बाकी 2 एग्जाम्पल और लेकर चलते हैं इमेजिनरी पार्ट के लिए, उसको भी समझ लीजिए, तो ये पोलर फॉर्म में कन्वर्सन आप सीख जाएंगे टोटली। दूसरा मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर में ओनली -2i, मतलब प्लस ले लीजिए, रियल पार्ट आपका रियल पार्ट 0 हो, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव हो। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ 0 + 2i, और इसको कन्वर्ट किस में करना है, इसको कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में। आप मतलब मॉडुलस r की वैल्यू निकालेंगे, कितना होगा r की वैल्यू, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, जो कि 2 मिल जाएगा। अल्फा कितना होगा, अल्फा निकालेंगे तो लिखेंगे tan इनवर्स y/x विच इज इक्वल टू tan इनवर्स y कितना है, y आपके पास 2/0, यह आ जाएगा tan इनवर्स नॉट डिफाइंड आ जाएगा, है ना, बिकॉज किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 तो नॉट डिफाइंड हो जाता है। और नॉट डिफाइंड केसेस में tan इनवर्स नॉट डिफाइंड कितने की वैल्यू होती है, π/2 की वैल्यू होती है, 10 इनफाइनाइट π/2 की वैल्यू होती है। ऐसे केसेस में आपको π/2 मिल गया। क्या मिल गया, π/2 मिल गया। अब यहाँ देखिए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसे क्वाड्रेंट में ये देखिए
यहाँ पर x एक्सिस 0 और y एक्सिस पॉजिटिव हो रहा, मतलब इमेजिनरी पार्ट आपका पॉजिटिव है, x की वैल्यू 0 है, तो इसको भी हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही कंसीडर करते हैं। तो इस केसेस को याद रखिएगा, ऐसे केसेस में थीटा की जो वैल्यू होगी वह अल्फा के इक्विवेलेंट हो जाएगी, मतलब वो हमेशा π/2 होगी, हमेशा π/2 होगी अगर इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव में दिया है। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, z इज इक्वल टू मान लीजिए -2i होता है, लिखते हैं वैसे ही r cos थीटा प्लस i sin थीटा, बहुत सिंपल है, r की वैल्यू तो हमेशा 2 ही आएगी। थीटा आ जाएगा, देखिए अगर थीटा निकालेंगे तो अल्फा के अकॉर्डिंग अगर निकालेंगे तो यह tan इनवर्स y/x होता है, ठीक है जी। यह आ जाएगा tan इनवर्स y की वैल्यू आपके पास -2x नहीं है तो 0, और यहाँ तो आप बोलेंगे सर ये तो नॉट डिफाइंड ही आएगा बिकॉज मॉडुलस है, तो नॉट डिफाइंड केसेस में आपने π/2 मान लिए। क्या मान लिए? π/2 मान लिए, ठीक है। तो ऐसे केसेस को देखिए, इस केसेस में हम इसको मान लेते हैं कि ये यहाँ से इस क्वाड्रेंट में चल रहा है, यहाँ से इस क्वाड्रेंट में चल रहा है। तो जब आपके पास इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव होगा तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर में थीटा की जो वैल्यू होगी वो माइनस अल्फा की इक्विवेलेंट हो जाएगी, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में मानकर चलते हैं हम लोग, माइनस अल्फा के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर थीटा एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट की वैल्यू -π/2 आ गई। इन दो केसेस को हमेशा याद रखिएगा, ये दो यहाँ बन गया और 2 पार्ट है, मैंने बता दिया पाई और 0। क्या बताया मैंने बताया अगर रियल पार्ट पॉजिटिव हो तो थीटा की वैल्यू हमेशा 0 होगी, रियल पार्ट नेगेटिव होगा तो थीटा की वैल्यू हमेशा पाई होगी। इसमें मैंने बता दिया कि अगर इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव हो तो थीटा की वैल्यू आप क्या लेंगे? π/2 लेंगे, और इमेजिनरी पार्ट अगर नेगेटिव हो तो थीटा की वैल्यू -π/2 ले लीजिएगा। ये लाइन याद हो जाएगा 4। बाकी आपको मैंने टेबल वाइज थीटा इज इक्वल टू अल्फा, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, अल्फा माइनस पाई एंड माइनस अल्फा, ये जो 4 पार्ट बताया, इससे आप किसी भी तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में बदल सकते हैं, पोलर फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। जब आप पोलर फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म पढ़े होंगे तो किसी भी पोलर फॉर्म बदलने के लिए आर्गुमेंट को निकालना जरूरी होता है। तो कुछ प्रॉपर्टीज आप आर्गुमेंट हम देख लेते हैं। आर्गुमेंट किसको बोल रहा हूँ मैं? इस थीटा को मैं आर्गुमेंट बोल रहा हूँ, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको आर्गुमेंट बोलते हैं थीटा को। तो मैं कुछ प्रॉपर्टीज आप आर्गुमेंट डिस्कस कर लेते हैं, पर प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेंगे, 20 क्वेश्चन में कहीं जरूरत पड़ेगी तो उन प्रॉपर्टीज को एक बार सॉल्व कर लेंगे, है ना, उन प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। अभी पहले प्रॉपर्टीज आप आर्गुमेंट देख लेते हैं या एम्पलीट्यूड देख लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज नेक्स्ट चलिए लेकर चलते हैं। प्रॉपर्टी सम रिजल्ट ऑन मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। तो प्रॉपर्टीज ऑन आर्गुमेंट देखते हैं, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑन आर्गुमेंट, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑन आर्गुमेंट की बात करते हैं, ठीक है। इसमें याद रखिएगा सबसे पहले, इफ z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट मतलब थीटा विच इज इक्वल टू, मतलब आर्गुमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट का आर्गुमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर कंजुगेट इज इक्वल टू माइनस इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर के उस कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट के इक्वल होगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए, मतलब मेरा कहने का मतलब है अगर आपने z इज इक्वल टू 1 प्लस आई ले लिए, 1 प्लस आई ले लिए, तो इसका थीटा कितना आएगा? आर्गुमेंट जिसको बोलते हैं, थीटा क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट बोलते हैं। कितना आएगा भाई? थीटा निकालना हो तो सबसे पहले अल्फा निकालेंगे विच इज इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, और ये π/4 होगा। क्यों होगा ना, 1 है तो π/4 होगा, और ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए थीटा इज इक्वल टू अल्फा हो जाता है, π/4 होगा, ठीक है, π/4 हो जाएगा। तो मैंने कहा कि अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका आर्गुमेंट कितना हो गया? π/4 हो गया। इस कॉम्प्लेक्स नंबर कंजुगेट देख लीजिए कितना होगा, कंजुगेट कितना होगा? 1 माइनस आई हो जाएगा, 1 माइनस आई हो जाएगा। तो अल्फा कितना होगा? tan इनवर्स y/x, है ना, मतलब tan इनवर्स
इमेजिनरी पार्ट, पहले इसका अल्फा निकालेंगे ना, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, ये भी आ जाएगा बिकॉज ये मॉडुलस लगा है इसलिए वैल्यू तो प्लस में लिया जाएगा, और 10⁻1 जो है प्रिंसिपल ब्रांच पे π/4 की वैल्यू होती है। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट प्लस एंड माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्विवेलेंट होती है? पाई माइनस अल्फा की इक्विवेलेंट हो जाती है। किसकी इक्विवेलेंट होगी? ये प्लस है, ऊपर माइनस, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस होगा, तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा? π/4 विच इज इक्वल टू 3π/4 आ गया, 3π/4 आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ आर्गुमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर कंजुगेट का, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट का मतलब आर्गुमेंट ऑफ z बार विच इज इक्वल टू 3π/4 आ गया। और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ आर्गुमेंट ऑफ उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कितना है? π/4 माइनस π/4 की इक्विवेलेंट हुआ। दोनों इक्विवेलेंट, दोनों आपस में इक्वल ही है, बट ये सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया, ओहो ये मिस्टेक हो गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर होगा ना भाई, ओहो यहाँ ये तो आपका माइनस प्लस हो जाता है ना। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये प्लस और ये माइनस है, मतलब ये आ जाएगा इस क्वाड्रेंट में, प्लस और माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा की इक्विवेलेंट होगा। तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा? माइनस π/4 की इक्विवेलेंट। तो देखिए आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट का कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कितना आ गया? माइनस π/4 आ गया। मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका, मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर माना था, इसका आर्गुमेंट कितना आया था? π/4 आया था। मैंने कहा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट का आर्गुमेंट उसके ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर के बिना कंजुगेट किए उसका आर्गुमेंट का अगर माइनस लगा देते हैं तो उस कंजुगेट के आर्गुमेंट के इक्विवेलेंट हो जाता है। आप यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं। समझ में आया? ये प्रॉपर्टीज है। आर्गुमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू माइनस आर्गुमेंट ऑफ कंजुगेट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसको याद रखिएगा, इस तरह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज बनती है। मैंने यहाँ एक वेरीफाई किया, अगर कहीं डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेकर चलते हैं प्रॉपर्टीज उसी तरह से जैसे मॉडुलस का है। आर्गुमेंट ऑफ टू, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर प्रोडक्ट करते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर प्रोडक्ट क्या करते हैं, प्रोडक्ट करने के बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर निकलेगा उसके थीटा की वैल्यू वह इक्वल हो जाएगी आर्गुमेंट ऑफ z1 एंड आर्गुमेंट ऑफ z2। उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के अलग अलग, उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के अलग अलग थीटा की जो वैल्यू आएगी दोनों को सम कर देंगे, वो उतना ही होगा जितना उन दोनों के मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा उसका थीटा। तो ये प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज को जरूर याद कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं प्रॉपर्टीज में लेकर नंबर थर्ड में, आर्गुमेंट ऑफ, मान लीजिए इसमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट लिखा हो, तो क्या लिखेंगे भाई? ऐसे केसेस में हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर एंड आर्गुमेंट ऑफ सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट का काउंट, है ना। तो इस केसेस को आपको मैंने बताया था, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट का, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर कंजुगेट का आर्गुमेंट इक्वल टू माइनस आर्गुमेंट ऑफ z होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनेगा बीच बीच में क्वेश्चन करने के लिए जब हम पेपर सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट लेकर चलते हैं फोर्थ पार्ट में। फोर्थ कॉम्प्लेक्स में बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, फोर्थ में ले लीजिए, डिफरेंस भी हो जाता है। दो या दो से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर अगर डिवीज़न में इस तरह से लिखे गए हैं तो यह आ जाएगा आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 आ जाता है। बहुत सिंपल है, याद रहेगा डिवीज़न का। अगर याद है तो आपको लॉग की प्रॉपर्टीज याद हो, log m इंटू एन इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n हो जाता है, सेम आर्गुमेंट हो गया। log यहाँ पर देखिए, अगर इसको याद रखते हैं log 1/x इज इक्वल टू माइनस लॉग x हुआ करता है। तो ये z बार को मान लीजिए 1/x है, तो ये माइनस लॉग x होगा। दो या दो से ज़्यादा लॉगरिथम में याद होगा आपको log m इंटू एन इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n। तो आर्गुमेंट में भी वही प्रॉपर्टीज हो जाता है, log m बाई n विच इज इक्वल टू होता कितना? log m माइनस लॉग n हुआ करता है। तो आर्गुमेंट में वो इसी तरह से प्रॉपर्टीज हो गई। लॉगरिथम के बेस पर इसको याद रखिए, क्या ज़रूरत है अलग अलग तरीके से उसको याद रखने की, ठीक है ना।
थोड़ी सी 2-4 प्रॉपर्टीज़ और डिस्कस करेंगे। ये तो छोटे छोटे पार्ट थे जिसको हमने डिस्कस किया आर्गूमेंट में, कुछ पार्ट और है, कभी आपने देखे भी होंगे मुझे लगता है चलते फिरते। थोड़ा सा इसको देखिए, ये आर्गूमेंट की कुछ प्रॉपर्टी पूछेंगे। सर आता नहीं है, आता है। क्वेश्चंस अभी जो है इधर बीच में डिफिकल्ट आने लगेगा। 20 में पेपर हुआ था, थोड़ा सा आर्गूमेंट बेसिस पर एक क्वेश्चन है, पेपर में सॉल्व कराएंगे। इस साल 8 क्वेश्चन करीब आए भी थे। इससे कुछ प्रॉपर्टी मॉडुलस की प्रॉपर्टीज एंड मॉडुलस देख लीजिएगा। प्रॉपर्टीज एंड मॉडुलस में यहाँ पर हम थोड़ा सा बात करेंगे कुछ मॉडुलस की प्रॉपर्टीज को, थोड़ा सा कंपैरिजन की बात करेंगे, ठीक है ना। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन Z1 प्लस Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनका एडिशन और इनका सब्सट्रैक्शन ये ऑलवेज लेस देन होते हैं उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के अलग अलग एडिशन के बराबर देखा जाए तो ये हमेशा लेस देन होंगे, चाहे डिफरेंस की बात करें और चाहे प्लस की बात करें। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़कर मॉडुलस निकालिए या दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस का मॉडुलस निकालिए, उन दोनों के अलग अलग एडिशन के हमेशा लेस देन होंगे। लेकिन कंडीशन क्या याद रखिएगा, लेकिन दूसरी पार्ट में बात करता हूं, अगर इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस कर लिया जाए, इनको प्लस ही रखें, ठीक है ना, यह ऑलवेज ग्रेटर देन होता है उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंस को देखा जाए तो। ये याद रखिएगा प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज हमेशा याद रखिए, ये हमेशा इनके डिफरेंस से ग्रेटर देन होते हैं और इनके डिफरेंस से ग्रेटर देन होते हैं और इनके एडिशन से हमेशा लेस देन हुआ करते हैं, चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस में हो चाहे माइनस में हो। याद रहेगा, ठीक है। Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर मैंने आपको बता ही दिया था, मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार, ये मैंने कल आपको डिस्कस किया था। Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर विच इज मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार, और फिर इन दोनों का स्क्वायर कर ऐड कर दिया जाए तो 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर। कल की प्रॉपर्टी में डिस्कस किए थे, क्वेश्चन बीच में आएगा तो डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए प्रॉपर्टीज थी। अगला नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, यूलेरियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यूलेरियन फॉर्म को पढ़ लीजिए, क्योंकि यूलर फॉर्म में जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में बदल देते हैं तो पोलर फॉर्म से यूलर फॉर्म में चेंज करने के लिए आया करता है। तो यूलेरियन फॉर्म देख लीजिए, यूलेरियन फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने के लिए तो बहुत बड़ा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने लिए, मान लीजिए z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लिए, इसको पोलर फॉर्म में बदल दिए, आर पोलर फॉर्म बदलेंगे किस फॉर्म में, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को जब यूलर फॉर्म में लिखेंगे तो वह होता है e के पावर आई थीटा, मतलब e टू द पावर आई थीटा इज इक्वल टू हुआ करता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसी को बोलते हैं यूलर फॉर्म, ठीक है ना। और अगर ये माइनस में हो जाए तो क्या होगा भाई, माइनस में हो जाए तो क्या होगा, मतलब हम थीटा को माइनस कर रहे हैं तो यह आ जाएगा माइनस थीटा प्लस आई, यहाँ हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा साइन माइनस थीटा। कॉस माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है इसलिए कॉस थीटा, साइन माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव हो जाता है इसलिए यह हो जाएगा माइनस साइन थीटा। e टू द पावर माइनस आई थीटा विच इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा और e टू द पावर आई थीटा विच इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। इन दोनों फॉर्म को क्या बोलते हैं, यूलरियन फॉर्म, मतलब यूलर्स फॉर्म, इसको यूलर्स ने दिया था इसलिए इसको यूलर्स फॉर्म बोला करते हैं, ठीक है ना। यूलर फॉर्म ऑफ है, यूलर नोटेशन या यूलर फॉर्म ऑफ है कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब अगर एग्जाम्पल देखना चाहें, जैसे मैंने अभी 1 प्लस आई है, इसको आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको पोलर फॉर्म में बदलेंगे। पोलर फॉर्म का मतलब इसको बदलेंगे आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में। आर की वैल्यू आपको √2 मिल जाएगी, अभी डिस्कस भी किया गया था। थीटा कितना हो जाता है भाई, थीटा निकालेंगे तो वह अल्फा के बराबर होगा, बिकॉज ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अल्फा हो जाता है दिस अपॉन दिस, मतलब ये अभी आपने सॉल्व किए थे तो पाई बाई 4 है।
तो अगर इसको लिखा जाए इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सबसे पहले पोलर फॉर्म में, तो यह आ जाएगा √2 और यहाँ आ जाएगा cos π/4 प्लस i sin π/4। और मुझसे बोला जाए कि 1 + i को यूलर फॉर्म में लिख दीजिए, तो मैं लिखूंगा इसको √2 e⁻i π/4 या π/4i, i × π/4 कर दीजिए, π/4i कर लीजिए, यही बात है, π/4i लिख दीजिएगा या i × π/4, यह आ जाएगा यूलर फॉर्म, ठीक है ना, i × π/4 या π/4i। इसी को हम क्या बोलेंगे, यूलर फॉर्म में बोल देंगे। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को यूलर फॉर्म में लिखा जाए तो i π/4, ठीक है, यूलर फॉर्म याद हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, यूलर फॉर्म के बाद हम डिस्कस करेंगे कौन सा, डी मॉयस थ्योरम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। डी मॉयस थ्योरम भी पूछा जाता है, डिस्टेंस भी होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म होता है, मतलब इसका सर्कल का इक्वेशंस भी निकाले जाते हैं, लेकिन हम उतने नहीं चलेंगे। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, डी मॉयस फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको भी देख लीजिए, डी मॉयस फॉर्म के बाद हम आगे बात करेंगे, पहले डिस्कस कर लेते हैं डी मॉयस फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। डी मॉयस थ्योरम, डी मॉयस थ्योरम बोला जाता है उसको। ये बीच बीच में कभी आ जाता है लिखने के लिए कि यूलर फॉर्म में दिया है, फिर आपको उसको पोलर फॉर्म करने के बाद उसका आर्गूमेंट निकालना हो, मॉडुलस निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं डी मॉयस थ्योरम। एनडीए में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है इससे रिलेटेड। डी मॉयस थ्योरम क्या होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे पहले अगर वो पोलर फॉर्म में लिखा गया हो, पोलर फॉर्म में लिखा गया हो और उस कॉम्प्लेक्स नंबर के पावर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर्स हो, तो मैं उस कॉम्प्लेक्स नंबर को डी मॉयस थ्योरम अकॉर्डिंग लिख सकता हूं कितना, cos n θ प्लस i sin n θ। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पीछे आपके पिछले जो टीजीटी के एग्जाम हुए हैं, डी मॉयस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है ना। cos θ प्लस i sin θ, अगर ये वैल्यू मान लीजिए पावर आपका ये नेगेटिव हो जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा, cos -θ होगा तो यहाँ n θ हो जाएंगे और ये -i sin n θ होगा, वो डिपेंड करता है n की वैल्यू पर, ठीक है ना। cos θ प्लस i sin θ, इसी को बोलते हैं डी मॉयस थ्योरम, याद रखिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन भी बनेंगे, हम बाद में डिस्कस करेंगे कैसे इस पर क्वेश्चंस बनते हैं। ये याद रखिए, जब डी मॉयस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो उसमें cos आपका रियल होगा और sin θ हमेशा इमेजिनरी पार्ट होगा। मान लीजिए आपसे पूछ दिया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin θ प्लस i cos θ और होल टू द पावर मान लीजिए π/2 लिख दिया है, होल टू द पावर हमने यहाँ पर क्या लिख दिए, π/2 लिख दिए हैं, ठीक है ना। π/2 ने लिखकर मान लीजिए इसकी वैल्यू हमें n टाइम्स में, पहले n में लेकर चलते हैं, बाद में देखेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू पूछ दिया जाए, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। डी मॉयस थ्योरम कहता है कि रियल पार्ट cos हो और इमेजिनरी पार्ट sin हो, तो ऐसे केसेस में अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो sin को हमें cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए sin को हम लिख सकते हैं cos π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा हो जाएगा, और प्लस i cos थीटा को मैं लिख सकता हूँ sin π/2 माइनस थीटा एंड होल टू द पावर n। तो यह आ जाए कितना, यह आ जाएगा cos n π/2 माइनस थीटा एंड i sin n π/2 माइनस थीटा। इस पर मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा कुछ देर बाद। याद रखिएगा डी मॉयस थ्योरम अप्लाई होगा ओनली cos प्लस i sin थीटा पर अप्लाई होता, अगर कहीं sin प्लस i cos थीटा दे दिया हो तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। इन केस अगर ये क्वेश्चन मान लीजिए इस तरह से आ गया हो, 1 मान लीजिए लिख दिया हो cos थीटा प्लस i sin थीटा, इसकी वैल्यू पूछ दे आपसे तो कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू पूछ दे तो इसको डायरेक्ट आप डी मॉयस थ्योरम से लिख सकते हैं, कितना, इसको लिख सकते हैं cos थीटा प्लस i sin थीटा होल टू द पावर -1, क्योंकि ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव होते ही हमें इसको कन्वर्ट करने के कंजुगेट का मल्टीप्लाई कर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं कितना, cos ऑफ, ये मान लीजिए n है तो cos ऑफ माइनस थीटा प्लस i sin, यहाँ क्या हो जाता है माइनस थीटा, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज
फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा, और ये नेगेटिव जाता है, ये आ जाएगा माइनस साइन साइन थीटा हो जाएगा ना। तो 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा हो जाएगा। आप चाहो तो इससे कंजुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू यही मिलेगी। तो कर सकते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर कर सकते हैं। मान लीजिए जरूरी नहीं कि यही दिया हो, क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा दिया हो, मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया हो 1 अपॉन कॉस पाई बाई 4, छोटा सा मैं एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूँ, साइन पाई बाई 4 का होल स्क्वायर। आपसे पूछा इसकी वैल्यू बता दीजिए, कॉस पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, बोले वैल्यू बताइए कितना आएगा। अच्छा जी, तो आप इसमें पाई बाई 4 की वैल्यू पुट करेंगे, फिर इसका स्क्वायर पुट करेंगे, स्क्वायर पुट करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, फिर कंजुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे, कंजुगेट मल्टीप्लाई करने के बाद तब जाकर आंसर निकालेंगे। मैं इसको सिंपल में कर लूँगा। मैं क्या करूँगा, इसको मैं कहूँगा डी मॉस थ्योरम अकॉर्डिंग में सबसे पहले तो इसको न्यूमरेटर फॉर्म में लिख रहा हूँ। न्यूमरेटर फॉर्म में मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब प्रॉपर्टीज़ तो आपको पता है कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा n टाइम्स अगर है तो cos n थीटा प्लस आई साइन थीटा हो जाएगा। तो मैं इसको लिख दूंगा cos माइनस 2 इंटू पाई बाई 4 प्लस आई साइन माइनस 2 इंटू पाई बाई 4। ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा cos माइनस 90 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा माइनस 90 यहाँ आ गया। cos माइनस थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव हो जाता है, बिकॉज नेगेटिव cos में मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और साइन नेगेटिव कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो यह आ जाएगा आई साइन 90, cos 90 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1, तो आंसर कितना आ गया माइनस आई आ गया इस पूरे की वैल्यू। आप कैलकुलेटर कर देखिए, डी मॉस थ्योरम से क्वेश्चन कितना ईजी हो जाता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर, पहले तो इस फॉर्म में लिख दीजिए, पोलर फॉर्म में लिख भी सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है नहीं लिख पाए, पोलर फॉर्म में लिखकर उसकी वैल्यू तुरंत निकाल सकते हैं। मतलब मैं अगर कहूँ कि 1 अपॉन 1 प्लस आई की वैल्यू निकालिए तो तुरंत निकाल लीजिए, इसको पोलर फॉर्म बदल दीजिएगा, ठीक है ना, पोलर फॉर्म बदल दीजिएगा। इसमें पोलर फॉर्म बदलने के लिए √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, और ये जो इसका पोलर फॉर्म जो होता अभी मैंने बताया भी था √2 अपॉन √2, और ये कितना हो जाएगा cos पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4। इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये तो डायरेक्टली हो जा रहा है, ठीक है ना। ये आ जाएगा हमारे पास cos पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4, और इसकी वैल्यू आप डायरेक्टली पोलर फॉर्म से मतलब डी मॉस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। तो बीच में कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम उसको डिस्कस करेंगे। ये n टाइम्स के लिए यूज़ करते हैं, छोटे मोटे कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं करते। छोटा भी कैलकुलेशन आप ऐसे कर सकते हैं। डी मॉस थ्योरम क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करेंगे हम, डी मॉस थ्योरम का यूज करेंगे, क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी की बात करेंगे हम यहाँ पर डिस्कस करें। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर तो हर साल क्वेश्चन आते हैं। आप चाहें तो 2020 वाले पेपर को देख लीजिए, उससे पहले वाले 2000 अभी जो 2020 में हुआ था, कोरोना टाइम में हुआ था एग्जाम, उसमें भी आपके रिलेटेड क्वेश्चन है। उससे पहले भी क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी पर क्वेश्चन है। मतलब जितने भी साल देखा जाए तो क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी या क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यूनिटी का मतलब 1 का क्यूब रूट पर क्वेश्चन हमेशा आए हैं। थोड़ा इस पर डिस्कस कर लेते हैं क्या है, नहीं तो याद तो कर ही सकते हैं आप। ये लास्ट टॉपिक होगी हमारे पास, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करते हैं। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है। अब हमने बोला सर क्यूब रूट क्यों ले लिए, स्क्वायर रूट क्यों नहीं लिए। स्क्वायर रूट तो आप निकाल ही सकते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स मतलब कोई भी नंबर हो, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो जाएगा। लेकिन क्यूब रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, क्यूब रूट मतलब 1 के पावर 1/3, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट z इज इक्वल टू हमारे पास है 1 टू द पावर 1/3, ठीक है ना। इसको हम सोल्यूशन करते हैं, दोनों साइड का क्यूब अप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा z क्यूब इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स z क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब का फैक्टर हो जाता है a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b प्लस ab प्लस b, यही ना होगा। इसका फैक्टर कर लीजिए कैसे, a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab हो गया। यहाँ से z की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, एक बार z माइनस 1 इज इक्वल टू 0,
देन z इज इक्वल टू 1। और दूसरे टाइम अगर ले लिया जाए, मैं कैलकुलेशन का बता देता हूँ, कभी कंफ्यूजन ना हो कि क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है, इसका फैक्टर तो होगा नहीं, सीधा रूल से करेंगे। सीधा रूल लगाते हैं, कैसे सीधा रूल लगाते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू 1, मतलब ये वेरिएबल जो लेंगे वो z में लेंगे तभी कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है ना, बिकॉज z में क्वेश्चन दिया है। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, और यहाँ से z की वैल्यू निकालनी है तो z की वैल्यू हो जाएगी -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1। देखते रहिएगा, कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, यह आ जाएगा। इसको याद क्या करना मैं वो बताऊंगा, पहले आप एक बार देख लीजिए ये कितना आ जाएगा, -√3 बचेगा और यहाँ कितना बचेगा 2। तो यहाँ पर z की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई -1 प्लस √3, इसको मैं i लिख दूँ चल जाएगा, बिकॉज -√3 को √3i लिख सकते हैं, अपॉन 2, और दूसरा z आ जाएगा -1 माइनस √3i अपॉन 2। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि 1⁻⁴ के इक्वल है, या क्यूबिक रूट ऑफ दिस 1 इज इक्वल टू, इसके जो सोल्यूशन हुए वो 3 हुए, एक तो 1 हो गया, दूसरा हो गया -1 प्लस √3i अपॉन 2, और तीसरा हो गया -1 माइनस √3 अपॉन 2i। क्या मिला, इसको रिप्रेजेंट किया करते हैं, इनको रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब रूट, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो क्यूब रूट होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं 1, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जो क्यूब रूट मिला किसका 1⁻⁴ था, इसके 3 सोल्यूशन मिले, एक तो मिल गया 1, दूसरा मिल गया -1 प्लस √3 अपॉन √3i अपॉन 2, और तीसरा मिल गया -1 माइनस √3 अपॉन 2। यही रिप्रेजेंटेशन होता है, इसको बोलते हैं 1 ओमेगा, और इसको बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। क्या बोलते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इन्हीं को रिप्रेजेंट करते। ओमेगा मीन्स ये, ओमेगा स्क्वायर मीन्स ये। क्या कंडीशन होती, क्वेश्चन क्या यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, तो इस पर याद रखिएगा कि सम ऑफ दिस 3 क्यूब, मतलब इनके जो सम बात करेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ऑलवेज 0 हुआ करते हैं। जोड़ कर देख लीजिएगा, इन तीनों को अगर ऐड करेंगे तो ये 0 के इक्वल होगा। और क्यूब रूट की बात करें, क्यूब आप इसमें से ओमेगा का पावर अगर 3 करते हैं, इसका क्यूब करते हैं, मतलब 3 टाइम्स करते हैं, इसके पावर क्या कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। और इस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिलता है। आपको ये लाइन याद रखनी है, अगर ये नहीं याद कर पा रहे हैं कि 1 ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, तो आप ये भी छोड़ दीजिए, बस ये लाइन याद रखिए। इस लाइन के बेसिस पर छोटा सा पॉइंट बताऊंगा, कि छोटा सा पॉइंट क्या बता दे रहा हूँ, जरा उसको याद रख लीजिए। मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है, और ओमेगा क्या होते हैं, ओमेगा स्क्वायर क्या होते हैं, ये मैंने बता दिया। आगे क्या याद रखेंगे, ये याद रखिए कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ऑलवेज 0 होंगे। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होंगे। अच्छा ठीक है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ऑलवेज 0 होंगे, इसकी प्रॉपर्टीज में चल रहे हैं। ये आप इस तरह से याद रखिए, इस तरह से क्या याद रखेंगे कि मान लीजिए पावर n ले लिए, पावर 2n ले लिए, इसकी वैल्यू 0 होगी इफ n इज क्या हो, n इज इवन हो। अगर ये n हमारे पास 0 होगा, अगर n इवन होगा, और इफ n इज ऑड नंबर्स हो, n इज ऑड नंबर्स हो, तो इसकी वैल्यू हमेशा 3 आएगी। मतलब क्या है, देखिए मैं कह रहा हूं कि n अगर इवन हो, n इवन हो, जैसे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा के पावर 4, इसकी वैल्यू 0 होगी। 1 प्लस ओमेगा के पावर 6 ओमेगा के पावर 6 ले लिए और 12 ले लिए, इसकी वैल्यू 0 होगी। मतलब अगर ये ओमेगा तीनों लिखे गए हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा के पावर 4, इस तरह से अगर पार्ट में लिखे हुए इनके पावर अगर इवन है तो इनकी वैल्यू 0 होगी। कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए कैसे, 1 प्लस
ओमेगा के पावर 6 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, ओमेगा के पावर 12 को लिख सकते हैं ओमेगा 3 के पावर 4, और मैंने अभी बताया था कि 1 प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितना मैंने बताया था 1, तो यह आ जाएगा 1 और ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ठीक है ना। सॉरी क्या मैंने बताया, इफ n इज इवन हो, n इज इवन हो, क्या हो, n इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ, सॉरी n इज ए मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 एंड नॉट मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए था, मैं यहाँ पर उल्टा बोल दिया। इफ n इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, यहाँ इवन और नहीं, सॉरी, n इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, n इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, सॉरी यहाँ पर हो गया मल्टीपल ऑफ 3, और n हमें ऑड और इवन दूसरे पार्ट को याद आ गया, n इज अ मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, मतलब ये दो केसेस में बनेगा, सॉरी मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 3 नहीं हो। अगर जो ओमेगा के पावर, अगर सारे पावर मल्टीपल ऑफ 3 हो तो इसका सम हमेशा 3 आएगा, और अगर ये मल्टीपल ऑफ 3 नहीं हो, ओमेगा के पावर मल्टीपल ऑफ 3 नहीं हो, जैसे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 पावर 4, ये हमेशा 0 होगा, देखना चाहें देख सकते हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा के पावर 4 को लिख दीजिए ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, इंटू ओमेगा हो गया, और ये देखा जाए तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी मैंने यहाँ पर प्रूव कर दिया था, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये लाइन याद रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। 1 प्लस ओमेगा टू द पावर n प्लस ओमेगा के पावर 2n इज इक्वल टू 0। अब 0 तब होगा जब ये जो n के प्लेस पर जो नंबर होने चाहिए वो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं हो, तो वो 0 हो जाएंगे, मतलब इसके प्लेस पर 2 4 हो गया, और मान लीजिए 5 आ गया, 5 और 7 हो गए, है ना। तो इस केसेस में इन पूरे की वैल्यू सम ऑफ दिस ऑल दिस 3 नंबर्स इज इक्वल टू 0। अगर इनके पावर जो नंबर हो वो 3 का मल्टीपल हो, मतलब 3 से डिविजिबल हो, तो ऐसे केसेस में सम ऑफ दिस 3 इज इक्वल टू ऑलवेज 3 होगा। दो मैंने प्रूफ भी कर दिया था। इसको बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आपको 2 लाइन ये याद रखना है, क्वेश्चन में कल कराऊंगा तो इस पर आप देखिएगा। इन 2 पार्ट से मैं सारे क्वेश्चंस कर लेंगे हम लोग। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के बेसिस पर, ठीक है ना। इन 2 के बेसिस पर हम पूरे के पूरे क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट हम एक और बात करते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉगरिथम क्या लिखा जाता है। बाकी जो होगा क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। रब कर दें। मेन आपका ये है, मेन आपको ये याद रख लीजिए, मल्टीपल और ये वाला पार्ट। सबसे पहले अगर वो भी याद नहीं हो तो इसको याद रखिए, इसके बेसिस पर सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 और ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलते हैं। ओमेगा की वैल्यू यह होती है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू यह होती है। कैसे निकला अभी मैंने डिस्कस किया था। अच्छा जी, नेक्स्ट लिख दीजिए, एक लाइन और लिख लेते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होगा, लॉग ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, वो भी थोड़ा सा याद रख लीजिए। बाकी तो होता है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना हो, सर्कल का सेंटर और कोई पॉइंट दिया हो तो कैसे निकालें, बहुत सारे पॉइंट होते हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे अभी। हम पढ़ने वाले हैं लॉगरिथम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, लॉगरिथम्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। छोटा सा लेकर चलते हैं। लेट z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉग कितना होगा, लॉग ऑफ a प्लस आई बी, लॉग ऑफ a प्लस आई बी। लॉग ऑफ a प्लस आई बी इज इक्वल टू हो जाता है हमारे पास कितना, लॉग ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लॉग ऑफ अंडर रूट, लॉग के साथ ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, प्लस आई टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, टेन इनवर्स बी बाई ए। लॉग ऑफ ए प्लस आई बी टेन इनवर्स बी बाई ए हो जाएंगे। इसको याद रखिएगा। मतलब एक पर एग्जांपल मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपसे पूछ दिया व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लॉग 1 प्लस आई पूछ दिया, 1 प्लस आई की वैल्यू पूछ दिया कितना होगा, तो आप इसको तुरंत बता दीजिएगा। लॉग अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, दैट मीन्स लॉग अंडर रूट 2 प्लस आई टेन इनवर्स 1। टेन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लॉग अंडर रूट 2 को आप सॉल्व कर सकते हैं, ये पाई बाई 4 होगा, आई इंटू पाई बाई 4। अंडर रूट 2 को लिखना चाहें
तो ये लिख सकते हैं 2 to the power 1/2 प्लस आई इंटू पाई बाई 4, 1/2 कॉमन ले लीजिए तो यह आ जाएगा 1/2 लॉग एंड आई इंटू पाई बाई 4। तो लॉग 1 प्लस आई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, बहुत सारे हो जाएंगे, माइनस होगा तो माइनस पर लेकर चल दीजिएगा, क्या दिक्कत है, माइनस प्लस कुछ भी हो। ठीक है, एक क्वेश्चन इस पर आ सकता है, जरा देखें, हम डिस्कस करें, एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस पर। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन मान लीजिए आपसे पूछ दिया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू। क्वेश्चन में आपसे पूछा है फाइंड, क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई टू द पावर आई, आई टू द पावर आई की वैल्यू, कॉम्प्लेक्स नंबर है दोनों। ठीक है ना, तो लेट करते हैं इसके सोल्यूशन में, लेट जेड इज इक्वल टू आई टू द पावर आई, दोनों साइड का लॉग लगा देते हैं। तो लॉग ऑफ जेड कितना होगा, आई लॉग ऑफ आई हो गया ना, यहाँ पर पावर है और मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा लॉग m टू द पावर n विच इज़ इक्वल टू n इंटू लॉग m हो जाता है। मतलब ये जो पावर होते हैं आप नहीं जानते हो, इसलिए फिर दोबारा लिखा आई लॉग आई आ जाएगा, आई लॉग आई आ जाएगा। तो मैं लॉग ऑफ आई की पहले वैल्यू निकालूंगा। लॉग ऑफ आई कैसे निकलेगा भाई, लॉग आई निकाल लेते हैं सबसे पहले। लॉग आई की वैल्यू मैं लिखूंगा इसको लॉग 0 प्लस आई लिख सकता हूँ, और मैंने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉगरिथम फॉर्म क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ अंडर रूट 0 स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ इमेजिनरी पार्ट इज 1 का स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स बी बाई ए, मतलब इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो यह आ जाएगा लॉग अंडर रूट, ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 1, दैट मीन्स 1 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा आई टेन इनवर्स, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ये टोटल बचेगा 1 प्लस आई टेन इनवर्स, इनफाइनाइट को देखा जाए तो 10 पाई बाई 2 की वैल्यू होती है, लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, आई 10 इनवर्स ऑफ 10 पाई बाई 2 दैट मीन्स आई पाई बाई 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा लॉग आई की वैल्यू आई इंटू पाई बाई 2 या पाई बाई 2 आई आ गया। अब आपसे पूछा है व्हाट इज़ द वैल्यू, लॉग इसकी वैल्यू पूछा, मतलब लॉग ऑफ जेड, मतलब जेड की वैल्यू पूछा था। तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहा हूँ, लॉग आई की वैल्यू अभी आपने निकाले, कितना आ गया, आई पाई बाई 2, आई से आई मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह हो जाएगा आई स्क्वायर पाई बाई 2। देखते रहिएगा ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, माइनस पाई बाई 2। लॉग जेड की वैल्यू आ गई माइनस पाई बाई 2, लॉग जेड की आई, जबकि हमें जेड की वैल्यू फाइंड करना। इफ लॉग z इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, तो z कितना होगा, जब लॉग हटता है तो दूसरे साइड में एक्सपोनेंशियल बन जाता है, याद रखिएगा, ये हो जाते हैं। लॉग z इज इक्वल टू अगर माइनस पाई बाई 2 तो z इज इक्वल टू कितना होगा, e टू द पावर माइनस पाई बाई 2। इसके साथ बहुत सारे फार्मूले अभी पड़े हुए हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट में एक दो शॉर्टकट में डिस्कस कर लेता हूं, बाकी अब हम क्वेश्चंस को करेंगे तब डिस्कस करेंगे। मैंने इस पर भी क्वेश्चन बता दिया, लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, या कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉग निकालना हो, लॉगरिथम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कैसे निकालेंगे। साथ ही साथ अगर मान लीजिए आपसे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया, डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए पूछ दिया, डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, बहुत सारे पॉइंट है, छोटे से डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए Z1 और Z2 हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज इक्वल टू ऑलवेज Z2 माइनस Z1 हो जाएगा, लास्ट माइनस फर्स्ट होता है, यह आपको याद भी होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कर लेते हैं, इस बेसिस पर हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ सर्कल भी आप निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल वैसे तो बहुत सारा, थोड़ा 2-3 लाइन देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर निकालना, कोई सर्कल हो, ठीक है, जिसका सेंटर मान लीजिए, कोई कॉम्प्लेक्स ना, सेंटर मान लीजिए Z0 है, और उस सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है, मान लीजिए वो Z है, इनके बीच का डिस्टेंस R है। ऐसे केसेस में इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है Z माइनस Z0 विच इज इक्वल टू R। Z0 का मतलब क्या है, Z0 का मतलब मान लीजिए 1 प्लस आई हो, Z का मतलब मान लीजिए 1 प्लस 2 आई हो, ऐसा कुछ भी दे सकता है। तो इनके बीच का इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने के लिए आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए पॉइंट आपके पास पासिंग पॉइंट न दिया हो, यहाँ पर दे दिया हो
x प्लस आई वाई, तो यह हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस करने के बाद मॉडुलस, और r क्या होगा, r होगा डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम निकालने के लिए फार्मूला भी आपको बता दिया। तो क्वेश्चन इस पर डिस्कस कर लेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में जितने इंपॉर्टेंट पार्ट थे हमने यहाँ पर डिस्कस किए। अगले वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, 2020, उसके प्रीवियस 2016 और टीजीटी में अब पिछले साल जितने भी पेपर में जितने क्वेश्चंस आए होंगे, पॉसिबल होगा तो मैं सारे सॉल्व कर दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो को देखते हैं। इन टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लीजिए। आर.डी. शर्मा ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे टॉपिक्स नहीं हैं, तो आर.डी. शर्मा AIEEE के नाम से एक बुक आती थी ऑब्जेक्टिव की, अलग अलग पार्ट की आती थी, अलजेब्रा, कैलकुलस और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिस्टिक्स नाम से एक बुक आया करती थी। आप उस बुक को ले लीजिए और मैं आपको ये श्योर बता सकता हूँ कि उन बुकों में इतने क्वेश्चंस है कि टीजीटी के आए हुए आज तक जितने भी क्वेश्चन सारे के सारे उस बुकों में पड़ा हुआ है। आप पहले पेपर ले लीजिए और बुक से मैच कर देख लीजिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन उसमें पड़े हुए हैं। आप उतना प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं तो मैं यहाँ पर जितना करा देता हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप सर से कीजिए, डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम अब पेपर्स को सॉल्व करेंगे। फिर चलिए देखते हैं।